नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और आमेर से एमएलए सतीश पूनिया जी। नमस्कार पूनिया जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। पूनिया जी, आप छात्र राजनीति में आपने शुरुआत की थी, बीजेपी के युवा मोर्चा में आप रहे और आज बीजेपी के पार्टी के राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको ये पद संभाले तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं। अपने इस कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता था और पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी। एक साधारण घर में साधारण गांव में पैदा हुआ। राजनीति क्योंकि चुनौतियों का खेल है, समझौते का भी काम है, लेकिन क्योंकि विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति और फिर युवा राजनीति में एक लंबा समय रहा और पार्टी के संगठन में भी लंबे समय तक काम करने का अनुभव मिला, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का अवसर मिला। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर उनकी जो पीढ़ी ललित किशोर चतुर्वेदी जी से लेकर तमाम लोग युवा मोर्चे की खेप और उसके बाद पार्टी में। कोई भी व्यक्ति जब काम करता तो अपना विश्लेषण जरूर करता, आकलन जरूर करता है। एक अंग्रेजी में शब्द आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। चुनौतियां हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो मुझे जिन परिस्थितियों में जिम्मेवारी मिली, उन जिम्मेवारियों को बहुत मल्टी एंगल से मुझे रूबरू होना पड़ा, पर संगठन के नाते, सामाजिक सरोकार के नाते और राजनीतिक चुनौतियों के नाते मैं संतुष्ट हो सकता हूं। हालांकि ये राजनीति का काम और परिणाम और ये अनंत आकाश है, पर फिर भी एक कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष तक के सफर के दौरान जो चीज़ें सीखी थी वो ज़मीन पर भी उतारी और मैं एक संतुष्टि के भाव से कह सकता हूँ जो अपेक्षा पार्टी ने मुझसे रखी, मैंने उसको पूरा ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश की है। पूनिया जी, जो आपका प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो कार्यकाल रहा है, ये ज़्यादातर समय कोरोना के प्रभाव में रहा है, कोरोना का काल रहा है। इस कोविड टाइम में पार्टी संगठन ने, इसके लोगों ने आम लोगों के लिए इस दौर में किस तरह से राहत दी? क्योंकि आमतौर पर राजनीतिक दलों की भूमिका वो चुनाव में और नारों के रूप में होती है। देश के नेतृत्व ने इस बार, क्योंकि चुनौती बड़ी थी, भीषण थी और पूरी दुनिया में महामारी थी और शुरुआती दौर में तो किसी को भी पता नहीं था क्या भूमिका होगी, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया और उसमें हम सब लोगों को शुरुआती दौर में वर्चुअली जोड़ा और इस हिदायत के साथ कि सब अपना ध्यान रखें। पर यह संभव नहीं था कि वर्चुअली सेवा होती, तो पार्टी ने ज़मीन पर उतरकर, मैं सौभाग्यशाली हूं कि तकलीफ तो थी, लेकिन उस तकलीफ के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता का और पार्टी की एक नई शक्ल देखने को मिली, वो एक सेवा के रूप में थी। आप खुद भी कोरोना की चपेट में आए थे? जी बिल्कुल, मैं पहली लहर में भी संक्रमित हुआ और उस पहली लहर में 2 बार संक्रमित हुआ, लेकिन बावजूद इसके मुझे संतोष है कि हम राजस्थान की 7 करोड़ जनता के बीच में 2 करोड़ लोगों तक भोजन और राशन पहुंचा पाए और पार्टी के हर मोर्चे ने एक बड़ी भूमिका निभाई। एक पूरा संकलन है और मैं उसके आगे चल के चलूँ तो उस पहली वेव की पूरे देश भर में पार्टी ने जो सरोकार के काम किए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उसको अप्रिशिएट किया। प्रधानमंत्री जी ने, राजस्थान की यूनिट ने जो काम किया वो रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के समक्ष, जब हमारा प्रेजेंटेशन था तो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के नवाचारों की प्रशंसा की और ये कहा कि राजस्थान की इकाई ने अच्छा काम किया है। मुझे लगता है इसके अलावा किसी दूसरे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मुझे गौरव है कि पहली लहर में भी और दूसरी में भी पूरी शिद्दत के साथ काम किया। पूनिया जी, आपका कहना है कि आपकी पार्टी नारों की नहीं सरोकारों की पार्टी बनी और आप उस काम से काफ़ी संतुष्ट भी हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार, यहाँ के मंत्री ये लगातार ये बात कहते आए, उनका लगातार आरोप है कि बीजेपी के नेता, उनके जो सांसद हैं, 25 सांसद हैं, बाकी जो नेता हैं, वो खास तौर से इस कोरोना काल में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, प्रदेश का प्रतिनिधित्व ढंग से नहीं कर पाए और जो केंद्र से जो उनको हक मिलना चाहिए था, जो मदद अपेक्षित मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाए। उनका आरोप रहा कि आप केवल यहाँ की सरकार की आलोचना करते रहे और कुछ खास नहीं किया। ये जरूर है कि बीजेपी ने जहाँ सामाजिक सरोकार से जुड़ के काम किया, कांग्रेस सियासत करती रही। दुर्भाग्य था कि ऐसे अवसर पर हम शुरुआती दौर में बहुत
इस बात के लिए परेशान थे कि केंद्र ने हमें निर्देशित किया था कि कोरोना के इस कालखंड में कोई सियासी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई एक्ट नहीं हो। लेकिन हमने देखा कि राशन बंटता है शहर के भीतर तो वो वोटर के हिसाब से बढ़ता है, जाति पंथ और मजहब के हिसाब से बढ़ता है। हमें सरकार की आलोचना करनी पड़ी, दबाव भी देना पड़ा, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से बयानबाजी करती रही केंद्र की सरकार को, ऐसी पेंडेमिक में उनको देश के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता था कि राजस्थान देश का हिस्सा नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों ने अपने बयानों से प्रूव किया। दूसरा, यदि बीजेपी या केंद्र की सरकार मदद नहीं करती तो राजस्थान के लाखों लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगती, ऐसे ऑक्सीजन मुहैया नहीं होती। मैं आज इस बात के लिए मुझे दुख भी है कि मेरी पार्टी के 600 कार्यकर्ता इस कोरोना के कालखंड में काम करते करते शहीद हो गए। हमारे दिखते हुए कार्यकर्ता, जिनको नाम और शक्ल से जानता था, फील्ड में काम करते थे, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता वो जमीन पर काम करते थे। कांग्रेस का संगठन कहीं नहीं दिखता था, कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं दिखती थी। हाँ, ये जरूर है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं बेड की दलाली हो रही थी तो राजस्थान में हो रही थी, कहीं नकली दवाइयों का रेमडेसिविर इंजेक्शन का कारोबार हो रहा था तो राजस्थान में हो रहा था। तो ये कांग्रेस बयानबाजी इसलिए कर रही है कि अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए करती थी। इसलिए मुझे लगता है कि उनके बयानों में, उनके आरोपों में कतई दम नहीं है। ये तो भला हो कि ऐसे समय पर, पेंडेमिक के समय, देश को मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला जिन्होंने निरपेक्ष रूप से, देश में 900 मैट्रिक टन उत्पादन होता था, आज 10,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन होता है। किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि एयरफोर्स के प्लेन जो है 1800 फेरे से ऑक्सीजन के टैंकर्स को इंपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल सियासत पूरे कालखंड में करती रही। जो आरोप लगे उनका जवाब दे, उस पर कोई व्हाइट पेपर लेके आए कि किस तरीके से 2.5 लाख मास्क चोरी का आरोप लगा, किस तरीके से कंसंट्रेटर्स की खरीद में हमारी विधायक अनीता बघेल ने प्रश्न उठाया था, अभी तक कोई जवाब नहीं है उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में। कोरोना चला गया, उसके बाद भी खरीद होती रही। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए था, जब फरवरी में इस बात का इंटीमेशन था तो सरकार अप्रैल तक नहीं चेती और इस कारण इसमें पूरी दुर्दशा हुई। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में कोरोना का कुप्रबंधन एक बड़ा कारण था और उस पाप से बचने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाती है। सतीश पूनिया जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिर से स्वागत है। खास मुलाकात में हम बात कर रहे हैं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी से। जन आशीर्वाद यात्रा जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने निकाली थी, उस वक्त उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि बीजेपी जो है आने वाले जो 2023 के चुनाव हैं उसमें आप ही के नेतृत्व में पूरे प्रचंड तरीके से कमल खिलाएगी राजस्थान में। राजस्थान में बीजेपी अभेद और अजेय बने, आपकी क्या रणनीति है इस बारे में? देखिए, राजस्थान में एक परसेप्शन है, धारणा है, और लगभग 90 के बाद, 93 से लेके एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। उत्तर भारत के 3 प्रदेश हैं, खासतौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तीनों में एक साम्यता है, रीजनल पार्टी नहीं है, रीजनल इशू नहीं है, और सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी का ध्रुवीकरण है। हम उनसे कंपेयर करते हैं तो वो लगातार सत्ता में आते हैं और हम लोग बार बार आते हैं। हमने इसको केस स्टडी बनाया है कि हम भी गुजरात और मध्य प्रदेश से कम नहीं है। जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम 70 से ऊपर सीटें लेके आते हैं। पिछले चुनाव का उदाहरण लें तो केवल 1.5 लाख वोटों का फर्क था, 0.5% का फर्क था। तो इससे हमें एक सीख और सबक मिलती है कि इस परसेप्शन को हम बदल सकते हैं। और इसलिए हमारी कोशिश है कि एक तो होता है एंटी इनकम्बेंसी की, सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, दूसरा है परसेप्शन। हमने ये तय किया कि हम अपनी खूबियों पे आएंगे। 2023 में भूपेंद्र जी ने ठीक कहा है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी दमदार वापसी करेगी, और उनके इस कथन का एक सत्यता भी है और उसके पीछे एक भरोसा और एक आत्मविश्वास है कि हमने अपनी पार्टी को बूथ तक मजबूत करने के लिए ये कोशिश की है कि पार्टी अब बूथ पर फोकस हो, बूथ पर केंद्रित हो। तो हमने पार्टी को 52,000 बूथों तक पहुंचाने का निर्णय किया है। अब मंडलों का वेरिफिकेशन हो गया, नीचे अब शक्ति केंद्र और उसके बाद बूथों के वेरिफिकेशन का काम होगा। हमने कोशिश की है कि पार्टी को अब मतदाताओं के पन्ने तक हम लोग ले जाएं, और ये काम हम लोग 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है तब तक पूरा कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको ये लगता नहीं है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जब जनता के मुद्दों को उठाने की बात आती है, सड़कों पर जो आंदोलन करने की बात आती है, तो ये नज़र आता है कि बीजेपी इसमें बहुत पीछे है। अभी हमने देखा पेट्रोल, महंगाई,
वैक्सीनेशन का मुद्दा, कांग्रेस बहुत आक्रामक नज़र आई है सड़कों पर। इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से, बहुत एग्रेसिव तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किए हैं। दूसरी ओर हम अगर देखें कि रीट जैसा मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा था, इसमें किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी के ही नेता हैं, वो अकेले सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि जब हम रिएक्ट करते थे तो मीडिया में ये चलता था कि कोरोना के लोग, कोरोना के इस कालखंड में बीजेपी के लोग प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। हमें कोई परहेज नहीं था। 100 से भी ज़्यादा बार पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमे हुए। अभी कुछ दिन पहले की घटना भीलवाड़ा में कम से कम 10,000 लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमे बने, 100 से भी ज़्यादा, जिसमें सांसद और विधायक भी शामिल हैं। जिस कोरोना की पहली लहर का जिक्र किया, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम लोग सबसे पहले सड़क पे उतरे थे और उसी प्रदर्शन के दौरान कम से कम 5-10 हज़ार लोग थे। मैं खुद अरेस्ट हुआ और अल्टीमेटली मुझे दोबारा संक्रमण हुआ। इसलिए ये जो आरोप लगाते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, राजस्थान में आपके संज्ञान में है या नहीं पता नहीं, 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी तौर पर जितना जायज़ था, व्यक्ति में पार्टी में फ़र्क है क्योंकि हमारी अपनी मर्यादा है, हम इस बात से भी बंधे हुए थे कि इल्ज़ाम हमारे माथे नहीं लगे कि बीजेपी के लोग कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। उसके बाद भी सितंबर 2019 में हल्ला बोल का जो कार्यक्रम हुआ उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोग शरीक हुए थे। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था। इसलिए प्रदेश के अनेक हिस्सों में अभी भी जब रीट का जिक्र कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री के गृह जिले में भी युवा मोर्चा ने एक शानदार प्रदर्शन किया और हमने उनको कहा है इस रीट के मुद्दे पर जो अनियमितता है उसको युवा मोर्चा पूरे तरीके से उठाएगा। तो जो जो कोरोना के बिहेवियर में रिलैक्सेशन मिलेगा प्रोटोकॉल में, हम लोग संगठित होकर काम करेंगे। पिछला 1.5-2 बरस तो सीधा सीधा कोरोना की भेंट ही चढ़ गया। लोग जब मर रहे हों और हम आंदोलन कर रहे हों तो ये कंट्रास्ट मुझे लगता है पार्टी की मर्यादा से बाहर है। इल्जाम कोई भी लगाए, लेकिन ये ध्रुव सत्य है। आप यूट्यूब पे जाएंगे और बीजेपी के एजिटेशन को देखेंगे तो मुझे आपको सच्चाई नजर आ जाएगी। कृष्णा वाल्मीकि की हत्या हुई और भेद करती है कांग्रेस पार्टी कि हमारे डेलीगेशन को जाने से रोका, छबड़ा में जाने से रोका, तो वो खुद तो अपने जन्मदिन पे भीड़ करते हैं और हमारे लोगों को पाबंद करते हैं। और ये ताज़ा उदाहरण है भीलवाड़ा का भी 15 दिन पहले का, हमारे सांसद पर, विधायकों पर मुकदमे बने हैं। अभी पानी के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन घड़साना में हुआ है और अभी भी लगातार आंदोलित हैं। गंगानगर के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा किसानों का प्रदर्शन पार्टी ने किया है। ये दीगर बात है कि उसको व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, उनको डिप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हमारी अपनी कोशिश बराबर जारी है और आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं ताकि इस कोरोना की छाया से बाहर निकलेंगे तो बीजेपी का असली स्वरूप आपको सड़कों पर दिखेगा। मैं ये भरोसे से कह सकता हूँ। इस सब के बीच में एक इम्पॉर्टेंट बात और है, किसान और बीजेपी दोनों की अगर बात करें तो किसानों का जो कृषि कानून का मुद्दा है, किसान आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के बीजेपी खुद घिरी हुई नजर आती है। ऐसे में आप राजस्थान में कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे पानी की मांग हो या महंगी बिजली की बात हो, उसको आप कैसे फिर सड़क पर उतार पाएंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। किसानों के जो तथाकथित रूप से जो बात कही गई किसान बिलों की, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कर दिया। वो वैकल्पिक हैं, कोई मैंडेटरी भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे कुछ फोर्सेस काम कर रही हैं, वो अपना काम करें, डेमोक्रेसी में सबको हक है। अब रही बात एजिटेशन की, जैसे मैंने कहा कि जो ही कोरोना की छाया से बाहर आएंगे, ये हमारी प्राथमिकता में है। किसानों की कर्जा माफ़ी इसी सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था और सदन की जितनी प्रोसीडिंग्स देखेंगे इसी मुद्दे पर हर बार सरकार को, सदन को स्थगित करना पड़ा। इसको सड़क पर हम लोग लेके आएंगे, इसके लिए हम लोग बिल्कुल कमिटेड हैं। 60 लाख किसानों के साथ न्याय हो, क्योंकि कांग्रेस ने छलावा किया था। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था अपने आप में बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो परिस्थितियां हैं अनुकूल उस रूप में नहीं थी, होंगी। सरकार 3 साल का जश्न मनाएगी, लेकिन हम सरकार के खिलाफ मातम मनाएंगे। सतीश पूनिया जी से बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पूनिया जी, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप रिस्क बहुत लेते हैं। अभी जो जिला प्रमुखों के चुनाव हुए थे, 2 बड़े जो जिले थे, संभाग मुख्यालय थे, भरतपुर और जयपुर, दोनों जगह कांग्रेस के दिग्गज नेता नटवर सिंह के बेटे को न केवल आप पार्टी में लेकर के आए बल्कि उनको जिला प्रमुख भी बनवाया। जयपुर में बहुमत से आप पिछड़ गए थे, उसके बावजूद आपने जिला प्रमुख बनाने में कामयाबी हासिल की थी। ये अंदर की बात है। मैं, आपने कहा कि रिस्क लेता हूँ, तो मैं खतरों का खिलाड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन ये कांग्रेस से सीखा हमने कि जब वो करती है, बूंदी में किया, अजमेर में किया, तो मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन सीधी सी बात है कि
जब सरकार होती है, हम इस बात के लिए कमिटेड थे क्योंकि भरतपुर हमारा एक कमज़ोर क्षेत्र था जिस पर बराबर पॉइंट आउट करते थे। जयपुर कैपिटल में सरकार ने पूरे पंचायती राज के दौरान परिसीमन में गड़बड़ी की, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। वो मेरे लिए चैलेंज था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मुझे ये जताना था कि पार्टी का कार्यकर्ता संगठनात्मक रूप से मजबूत है लेकिन रणनीतिक कौशल में भी उतना ही चतुर है और वो किसी भी सरकार का, इस तरीके की सरकार का सामना करके जीत हासिल कर सकता है। अच्छा लगा मेरे कार्यकर्ताओं को कि जब स्क्रीन पे स्कोर 3-3 देखा, हमें अवसर मिला था, हमने उसको अवेल किया। पार्टी में लोग आना चाह रहे थे, जगत सिंह जी आना चाह रहे थे, उनका स्वागत किया। मैंने निर्णय लिया और स्वाभाविक है, राजनीति में जोखिम तो लेनी पड़ती है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। राजनीति चुनौतियों का खेल है, राजनीति संभावनाओं का और समझौतों का भी है और इस लिहाज से जब कोई पार्टी में ठीक ठाक दम के लोग आते हैं उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी पहले कैडर की थी, आज मासेस की पार्टी है, तो मैं इसको अनएथिकल नहीं मानता। एक हमने चांस लिया, उसमें हम लोग कामयाब हुए। जीत हासिल करना और किसी भी तरह से जीत हासिल करना, सरकार सत्ता बनाना अपना, ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से सीखा। लेकिन कांग्रेस के खुद सीएम जो यहाँ पर हैं वो ये कह रहे हैं, लगातार बड़े टाइम से ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी की पूरी कोशिश है, लगातार साजिशें की जा रही हैं कि प्रदेश की चुनी हुई सरकार को किसी न किसी तरह से गिरा दिया जाए, हटा दिया जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, उनका आरोप बेबुनियाद है। पहली बात तो 2018 में ये इन्हीं की पार्टी के भीतर दो नेताओं की महत्वाकांक्षाओं से झगड़ा शुरू हुआ। वो भी 99 के फेर में ही थे, 99 सीटें आई। जब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हुई तो मुख्यमंत्री के दो मुख्यमंत्रियों के नारे वो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगाए, बीजेपी ने नहीं लगाया। आज मान लीजिए उनके भीतर कोई अंतर्कलह होती है, कोई विग्रह होता है और वो गिरने के लिए तैयार हैं, तो हमने कोई उनको बचाने का ठेका नहीं लिया है कि वो गिर रहे हैं और हम बचा लें। सीधी सी बात थी कि उनकी अपनी कमजोरी है, उनके घर की कमजोरी थी। हमारे ऊपर तो तहमत बिला वजह वो लगा रहे हैं। हम भरत सिंह जी को नहीं कहते चिट्ठी लिखो, हम हेमाराम जी को नहीं कहते धरने पर बैठो, हमने दीपेंद्र सिंह जी को नहीं कहा कि पीसीसी के चीफ के सामने मंथली की बात मत करो। इनके भीतर पहले से ही विग्रह है। सीटें 99 थी, 6 आपने जुगाड़ की, हमें कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, खुद हाथी जीम रहे हैं। तो 6 के 6 बीएसपी के लोगों को, जिसकी पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अभी जारी किया है, 4 हफ्ते का नोटिस दिया है, उन पर भी तलवार लटकी हुई है। तो मैंडेट था नहीं, आरोप हम पर हैं। लेकिन आपके नेता भी बार बार ये कहते आए हैं कि ये सरकार तो गिरेगी, कभी कहते हैं मध्यावधि चुनाव होगा। तो क्या ये प्लान बीजेपी ने चेंज कर दिया है? नहीं, इसमें कहीं कोई प्लान नहीं था। मैंने जैसे कहा कि उनके 20 लोग अलग हुए, अलग रहे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। उनके अपने लोग थे, उनके साथ रहते, हमें क्या एतराज़ था? ये बाड़े में लेकर बैठे रहे। और कमज़ोर सरकार पर यह आशंका तो हमेशा रहती है, मिड टर्म भी हो सकते हैं, सरकार गिर भी सकती है, लोगों का समूह अलग भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी का कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हम तो एक नेचुरल अपोजिशन में हैं, हम 23 तक इंतजार कर लेंगे, लेकिन सरकार उससे पहले गिरेगी तो हम जिम्मेवार हैं। जो कोई घटनाक्रम ऐसा होगा तो उस पर हमारी नज़रें हैं, हमारी क्या भूमिका होगी ये तो परिस्थितियां तय करेगी। 2-3 दशक हो चुके हैं कि राजस्थान में एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, अल्टरनेट रिपीट होते हैं। अभी हाल ही में सीएम गहलोत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोला है कि इस बार वो न केवल कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे बल्कि सीएम भी बनेंगे। देखिए, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जादूगर हैं, ज्योतिष तो कतई नहीं है। ये बात उन्होंने पंजाब की घटना से डर के कही होगी, एक नंबर 1। दूसरा, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उनको लगता है लोग रात को सपने देखते हैं, गहलोत जी दिन में ही देख रहे हैं। अंधा आदमी बता देगा कि कांग्रेस की वापसी कतई नहीं होगी। वो 100 साल जिए, नेतृत्व करते रहें, हमारे लिए सहूलियत है। पहले बस की सवारी थी, उसके बाद मिनी बस की हुई, अब लगता है कि टेम्पो की सवारी का जुगाड़ जरूर कांग्रेस में कर देंगे। एक निजी बात सतीश पिना जी आपके लिए, सब जानते हैं ये कि पार्टी में आपका कार्यकर्ता हो, नेता हो, चाहे कहीं और का भी, किसी और पार्टी का भी हो, आप सबसे संपर्कित रहते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है ये एक टीम का लीडर होने के नाते, एक परिवार का मुखिया होने के नाते? देखिए, राजनीति में लोग ये मानते हैं कि अदावत होती है, मतभेद हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन राजनीति दुश्मनी के लिए कभी नहीं कहती, शत्रुता के लिए नहीं कहती। इतना स्पेस उसमें होता है और होना भी चाहिए कि जो एक हमारा सामान्य शिष्टाचार है, सामाजिक जो सद्भाव है, और उसको जब समाज का या किसी दल का कोई मुखिया होता है तो उसको लोग देखते हैं।
हम लोग, मैं अध्यक्ष बना तो मैं पहली बार ही ऐसा राजस्थान में पहली बार हुआ होगा किसी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुख्यमंत्री से मिलने जाए। मैं गया, उनको मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी की पुस्तकें भेंट की कि आप इनको पढ़िए, गांधी जी के विचारों से साम्यता, उनको अच्छा लगा। इसी तरीके से जब आपस में राजनीतिक रूप से भी समाज के लोग हैं, मानव हैं, सुख और दुख उसी का पहलू है, तो हम उसमें साथ नज़र आएँ तो इसका एक अच्छा संदेश जाता है। तो इसी लिहाज से मैंने इसको अपना फ़र्ज समझा। और मैं क्योंकि ऐसी पार्टी का हूँ, आपने सरोकारों की बात की, हमने विद्यार्थी काल से जिन परिवेश में हम लोग पले बढ़े, वो संस्कार हमें राजनीति से परे ये बात सिखाते हैं कि हमारा शिष्टाचार बना रहे। और इस लिहाज से मैं दोनों नेताओं के यहाँ गया, और जहाँ और भी होती है तो वहाँ मैं जाता हूँ निसंकोच। हमसे बातचीत करने के लिए, इस खास मुलाकात में आने के लिए सतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।